आप देख रहे हैं कर्तव्य एवं निष्ठा का बयान, साहित्य और संस्कृति का बयान, समता की आवाज बयान टीवी। नमस्कार, मैं साक्षी गौतम और आप देख रहे हैं बयान टीवी। देश में ओमिक्रॉन ने दस्तक दे दी है। केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकारें अलर्ट हो गई हैं। जनता में भय का वातावरण है। वस्तु स्थिति पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ सफदरजंग अस्पताल एवं वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज के कम्युनिटी मेडिसिन विभाग अध्यक्ष डॉक्टर जुगल किशोर हैं। डॉक्टर साहब, अभी कोरोना वायरस खत्म नहीं हुआ, इतने में नया वायरस ओमिक्रॉन आ गया, जिसने आम जनता में भय की स्थिति पैदा कर दी है। आखिर कोरोना तथा ओमिक्रॉन में आप क्या अंतर महसूस कर रहे हैं? ओके साक्षी, आपका प्रश्न बहुत अच्छा है क्योंकि ये सभी का प्रश्न है आज के वक्त में। डॉक्टर हो या फिर और दूसरे हमारे मिनिस्ट्री के लोग हों या फिर कहना चाहिए रिपोर्टर्स हों या आम जनता है, वो इसी बारे में पूछ रही है कि ओमिक्रॉन जो एक नया वायरस के रूप में उभर के आ रहा है, तो वो हमारे पुराने वायरस से कैसे डिफरेंट है। एक्चुअली है कोरोना वायरस, जैसा आप जानते हैं, हम पहले से बताते आए हैं कि कोरोना SARS-2 ये वायरस में जब जैसे मल्टीप्लाई करता है तो उसमें थोड़ा बहुत म्यूटेशन होता है, और वो म्यूटेशन जब एक ज़्यादा स्थिति में हो जाता है या ज़्यादा अमाउंट में हो जाता है तो वो फिर एक नया रूप धारण कर लेता है। तो यही हुआ कि हमारा एक अल्फ़ा जो सबसे पहले वेव आई हमारे देश में, फिर डेल्टा आया, तो डेल्टा ज़्यादा इन्फेक्टेड था। तो जो भी जीव होता है पृथ्वी के ऊपर, वो अपने आप को सस्टेन रखने के लिए ये इस तरह की चेंजेस करते रहते हैं, और जब उसका मल्टीप्लिकेशन बहुत ज़्यादा हो या वो एकदम नया है तो पूरे वर्ल्ड के अंदर फैला, तो उसका मल्टीप्लिकेशन बहुत ज़्यादा हुआ, तो फिर उसमें वेरिएशन बहुत हुए। तो जो उसका सरफेस एंटीजन है जिसको हम स्पाइक प्रोटीन बोलते हैं, उसके अंदर चेंजेस आते हैं, और वो चेंजेस म्यूटेशन हम कहते हैं। तो ये जो ओमिक्रॉन है ये पुराना ही वायरस है, उसके जो ऊपर सरफेस एंटीजन है जिसको हम ग्लाइकोप्रोटीन की शेप उसमें शेप में होता है, स्पाइक शेप में होता है, उसमें करीब 30 तरह के म्यूटेशन दिखे। तो वो काफ़ी ज़्यादा थे एज़ कम्पेयर टू डेल्टा। डेल्टा में कम थे, लेकिन हमारे ओमिक्रॉन इसका नया नाम दिया गया क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में म्यूटेशन हुआ। लेकिन वायरस वही है, तो इसलिए इसको ये नहीं कहना चाहिए कि नया वायरस है। सब सारी करेक्टरिस्टिक वही हैं, लेकिन ये अब और इन्फेक्टेड हो गया है, बस यही एक इसमें डिफरेंस है। और इसको हम वेरिएंट ऑफ कंसर्न, जैसे WHO जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है, उसने इसको एक वेरिएंट ऑफ कंसर्न कहा। उसका पर्पस यही था कि जब वायरस बहुत इन्फेक्टेड हो जाए या फिर जो अवेलेबल इम्यूनिटी है वो उसको बाईपास करने लगे या फिर वो और ख़तरनाक हो जाए, उस कंडीशन में हम उसको वेरिएंट ऑफ कंसर्न बोलते हैं। लेकिन इसको उन्होंने सिर्फ एक दो चीज़ों के ऊपर ही वेरिएंट ऑफ कंसर्न कह दिया। लेकिन जैसा हमारी जानकारी है और जो रिपोर्ट्स साउथ अफ्रीका या और दूसरे देशों से आ रही हैं, तो ये शो कर रही हैं कि ये इन्फेक्टेड ज़रूर है। इन्फेक्टेड तो इतना है कि ये कई गुना इन्फेक्टेड है। जैसे हम डेल्टा और अल्फ़ा की बात करें तो उसमें 70% ज़्यादा इन्फेक्टेड हो गया था, लेकिन ये कई 100 गुना इन्फेक्टेड है। लेकिन अच्छी बात यह है कि ये इतना डेंजरस नहीं है, तो ये माइल्ड इन्फेक्शन के रूप में हो रहा है, तो इसलिए अभी कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। डॉक्टर साहब, भारत में ओमिक्रॉन की क्या स्थिति है? क्या फिर से लॉकडाउन की संभावना है? जब कोई नया ऐसा वेरिएंट आता है तो सरकार हमेशा ये कोशिश करती है कि वो हमारे देश में आए ही ना, लेकिन ऑलरेडी ये काफ़ी देशों में फैल चुका है, और वहाँ से फ़्लाइट जो आती हैं, ज़्यादातर लोग फ़्लाइट के थ्रू आते हैं या फिर शिप के थ्रू आते हैं या फिर अपने रोड से आते हैं। तो हमारे बॉर्डर सील करने की स्थिति में अगर हम होते हैं तो हम कर देते हैं जिससे कि लोग आए ना, लेकिन इन्फेक्शन ऑलरेडी अंदर आ गया और उसके बाद में हम सील करें तो उसका कोई फ़ायदा नहीं।
और हम उसी कंडीशन में करना चाहिए सील जब हमें लगता है कि ये बहुत ही खतरनाक है, हमारे देश के लिए बहुत बड़ा खतरा होने वाला है, तब हम शील करते हैं। लेकिन प्रिकॉशनरी रूप में बहुत सारे देशों ने इसको अभी अपने जो बॉर्डर हैं उन्होंने जो फ्लाइट्स हैं उनको अभी बैन किया है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हमारे देश में अभी इसको ऑब्जर्व करने की ज़रूरत है कि हम देखें कि ये सच में ही बहुत सीरियस है या इससे बहुत जान माल को खतरा होने वाला है, तभी हम उस पर सोचें ऐसा बैन करने का। क्योंकि जब हम फ्लाइट्स और ये सारी चीज़ें बैन करते हैं तो हमारे को इकोनॉमिक लॉस भी बहुत होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो ये सरकार डिसीजन लेती है, साइंटिस्ट उनको हेल्प करते हैं और जितने भी हमारे डॉक्टर्स या हाई लेवल पे हैं वो इस पे ऑलरेडी काम कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, जिन लोगों को कोरोना का टीकाकरण हो चुका है, क्या वे भी ओमिक्रॉन के शिकार हो सकते हैं? ऐसा देखा गया और अभी ये भी देखा गया कि जिनको दोनों वैक्सीन लग चुके हैं उनको भी ये इन्फेक्शन हो रहा है क्योंकि इन्फेक्टेड है। जैसा कि आपने पहले देखा था कि जिन लोगों को वैक्सीन लगा था उनको डेल्टा का इन्फेक्शन हुआ, लेकिन वो उनके अंदर डेथ्स नहीं हुई। ये अच्छी बात है। ये हम इसमें भी देख रहे हैं कि डेफिनेटली इन्फेक्शन हो जाएगा लेकिन डेथ्स या सीवियरिटी नहीं होगी। यही एक प्रोटेक्शन है वैक्सीन का। तो इसलिए हम चाहते हैं कि सारे लोग वैक्सीन लगवाएं, एटलीस्ट उनके अंदर सीवियरिटी या उनके अंदर डेथ तो नहीं होगी। इन्फेक्शन हो जाए, क्योंकि इन्फेक्शन अगर माइल्ड है, खांसी जुकाम, आपको छींके आना या बुखार होना, इस तरह की अगर होता है तो उसमें कोई ऐसा बड़ी बात नहीं है। लेकिन उसको लमूनिया नहीं होना चाहिए, उसको डेथ नहीं होना चाहिए और दूसरे शरीर के अंदर जो और परेशानियां होती है वो नहीं होनी चाहिए। तो कम से कम वो नहीं होगा। तो हमारा यही रिक्वेस्ट होगा कि ये जो वैक्सीन है, ये जो अभी चल रहा है, ये वैक्सीन उसमें एटलीस्ट ये शो कर रहा है कि सीवियरिटी कम होगी, लेकिन इस वायरस को रोकने में सक्षम नहीं होगा, जैसा कि हमने डेल्टा में देखा। क्योंकि ये वैक्सीन जो बनती हैं वो हमारे पूरे पुराने वेरिएंट से बनी है और नए वेरिएंट को इंसर्ट करने में या उनके अगेंस्ट में वैक्सीन बनाने में थोड़ा सा टाइम लगेगा और उस पर रिसर्च होगी। मे बी आई थिंक कुछ महीनों बाद या बाद में इसके ऊपर शायद वैक्सीन आ पाए, लेकिन ऐसा हमें लगा कि ज़रूरत नहीं है। डॉक्टर साहब, इससे बचने के क्या उपाय होने चाहिए? साक्षी, आपका जो प्रश्न अभी आपने पूछा कि आम जनता को क्या करना चाहिए, वो बहुत अच्छा है। क्योंकि हर जगह से जो खबर आ रही है और हर न्यूज़ चैनल पे और हर जगह पर जो एक तरह का माहौल बना हुआ है, उससे लोगों को डर जरूर लग सकता है। तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपको बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिंपल ये करना है कि जिस व्यक्ति ने वैक्सीन नहीं लगवाया उसको वैक्सीन लगवा लें, क्योंकि ये कम से कम कुछ तो फ़ायदा करेगा। इस वेरिएंट को नहीं करेगा तो जो हमारे पुराने दो डेल्टा और दूसरे जो वेरिएंट हैं उनको फ़ायदा करेगा। दूसरा ये देखा गया है कि जिनको वैक्सीन ऑलरेडी लगा हुआ है उनको सीवियरिटी नहीं होती, तो हो सकता है कि इसके अंदर भी सुविधा मिले। दूसरा ये कि हमारे को अभी वर्ल्ड में कहीं भी अगर इन्फेक्शन फैला हुआ है हमारा कोरोना से, तो हम चाहते हैं कि लोग जो कोरोना अप्रोप्रिएट बिहेवियर है, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है, उनको अपनाए रखें। अभी हमारे को खुले घूमना नहीं चाहिए, है ना, ट्रेन में जाना, घूमना फिरना, ये इससे क्या है कि हम जितना एक दूसरे के करीब आते हैं तो अगर वो इन्फेक्टेड है तो इन्फेक्शन हमारे को लग सकता है। भीड़ वाली जगह में अननेसेसरी ना जाए, अगर ज़रूरी है तो जाना तो अलग बात है, और उसमें भी आप अपना मास्क लगा के रखें। अगर आप बीमार हैं, खुद आपको खांसी जुकाम है, हो सकता है कि वो वायरस यही हो, आपका ओमिक्रॉन ही हो, तो आप दूसरे को इन्फेक्शन दे सकते हैं। तो आपको मास्क लगा के रखना चाहिए, अपना हाथ धोते रहें, अपने आप को स्वस्थ रखें। अपनी इम्यूनिटी अगर बनाए रखेंगे तो डेफिनेटली अच्छा रहेगा। और ऐसी नौबत ना आए कि ये कोई थर्ड वेव की तरफ जाएगा, ऐसा मैं नहीं मानता। लेकिन हमारे अभी भी 10-15% ऐसे लोग हैं जिन्होंने कोई वैक्सीन नहीं लगवाया, और ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने एक ही वैक्सीन लगवाया, तो वो ज़्यादा संख्या में है, तो उनकी इम्यूनिटी इतनी अच्छी नहीं है। तो हम ये चाहेंगे कि वो अपने आप को सुरक्षित रखें, ख़ास तौर से वो लोग जिनको ऑलरेडी कोई ना कोई बीमारी है, जैसे कि उसको डायबिटीज़ हो, हाइपरटेंशन हो या कैंसर है। ये ऐसे लोग हैं जिनको इन्फेक्शन हो सकता है और वो बहुत खतरनाक हो सकता है।
रही बात यह कि क्या लॉकडाउन दोबारा लग सकता है, ये एक डर है लोगों के मन में। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसके लिए लॉकडाउन की ज़रूरत नहीं है। अगर लोग बहुत ही कहना चाहिए अनलॉफुल हो जाएं, मतलब कि वो बात ही नहीं मान रहे हैं कि भाई आप अभी इन्फेक्शन चारों तरफ है और आप इन्फेक्शन हमारे कम्युनिटी के अंदर है और आप उसको मान नहीं रहे हैं कोई भी बात गवर्नमेंट जो बोल रहा है, तो तब ज़रूरत पड़ती है कि हम कोई ऐसा ड्रास्टिक स्टेप ले। ऐसा भी गवर्नमेंट का कोई इरादा नहीं है और होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि उससे हम ये मानते हैं कि जो हमारे लोग हैं वो समझदार हैं, समझ लेंगे और वो सही जानकारी के साथ में अपना जीवन व्यापन करेंगे। तो मुझे लगता है कि हम इस दौर से भी गुजर जाएंगे और डेफिनेटली हम आगे अपनी ज़िंदगी को अच्छे से चला पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिर हम एक नई स्वास्थ्य चर्चा से आपके सामने फिर रूबरू होंगे। तभी साहित्यिक और सांस्कृतिक खबरों में बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा